डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में 800 किस्मों की खुशबू से महका आम महोत्सव। सीएम योगी ने किया आम महोत्सव का उद्घाटन। 800 से ज्यादा वैरायटी वाले आम प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सीएम योगी ने कहा, काकोरी कांड कगे शहीदों की याद में मलिहाबादी आम को नया ब्रांड नाम दिया गया, काकोरी ब्रांड। सीएम योगी पहुंचे लखनऊ के मेदांता अस्पताल। भर्ती महंत नृत्य गोपाल दास से मिले योगी। डॉक्टरों से लिया हेल्थ अपडेट। 5 दिन से आईसीयू में चल रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के इलाज। सपा प्रवक्ता एमएलसी राजेंद्र चौधरी की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती। अस्पताल पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाना हाल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिका ईरान जंग के बीच एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इजरायल की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गलीबफ की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा था। इस गुप्त प्लान को अमेरिका ने खुद ही नाकाम कर दिया। अमेरिका को डर था कि इन हत्याओं से चल रही शांति वार्ता पूरी तरह टूट जाएगी, इसीलिए वॉशिंगटन ने बिचौलियों के जरिए ईरान को गुप्त संदेश भेजकर पहले ही अलर्ट कर दिया। आपको बता दें कि 2 जुलाई को अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट और प्रमुख अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आई कि ईरान समेत दुनिया के तमाम देशों ने इस बड़ी खबर के बाद चौंक गए। इजरायल का प्लान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गलीबफ की हत्या करने का था। इजरायल ने जिनेवा वार्ता के दौरान हवाई क्षेत्र में ईरानी वार्ताकारों अब्बास आराघची और मोहम्मद बागर गलीबफ को मारने की योजना बनाई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इजरायल के संचार की निगरानी करके इस साजिश का पता लगाया और बिचौलियों के माध्यम से ईरान को सचेत कर दिया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार अप्रैल 2026 में ईरान के शीर्ष वार्ताकारों विदेश मंत्री अब्बास आराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीबफ की हत्या का प्लान खुद अमेरिका ने फेल कर दिया। वॉशिंगटन ने मध्यस्थों के माध्यम से तेहरान को अलर्ट भेजा, क्योंकि उसे डर था कि इन हत्याओं से चल रही शांति वार्ता टूट जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खुलासा किया कि इजरायल ने युद्ध विराम वार्ताओं के दौरान ईरानी वार्ताकारों के विमान को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, जिसे अमेरिकी चेतावनी के बाद पाकिस्तान की मदद से विफल कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार 8 अप्रैल 2026 के अस्थायी सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने एक केंद्रीय मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाई और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के विमान को सुरक्षा प्रदान की। इस घटना ने अमेरिका और इजरायल के खुफिया संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है, लेकिन इजरायल के रवैये को लेकर ईरान और इजरायल दोनों ऊपापोह में हैं। अमेरिका और इजरायल ने वेस्ट यरूशलेम में स्थायी अमेरिकी दूतावास निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमि समझौता किया है, जिस जमीन पर फिलिस्तीन अपना दावा करता रहा है। यानी ट्रंप को लेकर दोनों ही देश संशय में हैं। वहीं इजरायल के प्लान से सहमे ईरान ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका और इजरायल को हमले को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। लेकिन अभी भी इजरायल को लेकर अमेरिका कोई भी भरोसा दे पाने में नाकाम रहा है। वहीं ईरान भी सीज फायर का फायदा उठाते हुए अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत कर रहा है, लेकिन उसका डर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि 28 फरवरी 2026 को हुए अमेरिकी इजरायली हमलों और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद भी ईरानी सरकार सुरक्षित है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नियंत्रण में वहां की सत्ता और अधिक कट्टर हो गई है। पेंटागन और अन्य खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार जून में परमाणु परिसरों जिसमें नातांज, फोर्डो, इस्फहान
पर हुए हमलों के बावजूद ईरान की मुख्य परमाणु क्षमता को बेहद कम नुकसान हुआ। ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए अभी भी 9 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी प्रशासन के दावों के विपरीत ईरान ने अपना एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन भंडार सुरक्षित रखा है और मिडिल ईस्ट में एक क्षेत्रीय शक्ति बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए जिनेवा और दोहा में बातचीत चल रही है। हालांकि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार ईरान इस सीजफायर का उपयोग खुद को आर्थिक राहत देने और हार्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक ठहराव के रूप में इसका उपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान पर इजरायली सुरक्षा बलों का दौरा किया और स्पष्ट कर दिया कि हिजबुल्लाह के हथियार डालने तक इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा, जिसमें हमले का भी अधिकार शामिल है। यह कदम अमेरिकी ईरान शांति प्रयासों के लिए एक बड़ी बाधा बन रहा है। वहीं गाजा में संघर्ष विराम के बावजूद हमास को अलग थलग करने के लिए और गाजा के भविष्य की योजनाओं को तय करने के लिए साइप्रस में गुप्त बैठकें हो रही हैं। इसी बात को लेकर ईरान में संशय दिखता है। ईरान के बढ़ते सैन्य खतरे को देखते हुए इजरायल ने भारत से लेकर यूरोप तक एक नया सुरक्षा गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा है। भारत और इजरायल ने रक्षा प्रौद्योगिकी तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों और संयुक्त रक्षा उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। मतलब साफ है, इजरायल अब अमेरिका पर भरोसा पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, वह भारत जैसे देशों से भी सहयोग कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार गलीवफ 2 बार इजरायली हमलों से बाल बाल बचे, जिसके बाद अमेरिका ने युद्ध विराम वार्ता को बचाने के लिए क्षेत्रीय देशों के माध्यम से ईरान को सतर्क किया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका सूद, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, कर्नल टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और मेजर मोहम्मद अली, डिफेंस एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोनिका सूद जी, पहला सवाल आपसे, क्या अमेरिका द्वारा ईरान को खुफिया जानकारी लीक करना इजरायल अमेरिका के ऐतिहासिक खुफिया गठबंधन के अंत की शुरुआत है? देखिए, मैं आपको इसमें ये चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। ये सिर्फ एक असैसिनेशन प्लॉट की स्टोरी नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स है। डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच चलने वाली एक ये मैं बोलूँगी साइलेंट वॉर का एग्जाम्पल है। इस इंसिडेंट ने ये भी दिखाया कि अमेरिका और इजराइल दोनों दोस्त तो ज़रूर हैं, पर स्ट्रैटेजिक इशू पर दोनों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। इजराइल और ईरान जो है वो दुश्मन तो है ही है पिछले 45 सालों से, पर इस बार अब क्या हुआ, अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन मिली कि इजराइल जो है वो ईरान के 2 बड़े टॉप लीडर्स को टारगेट कर सकता है, जो कि जैसा आपने भी बताया, तो 2 लोग अब्बास और मोहम्मद बघेर जो थे वो टारगेट थे। पर ये दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं बल्कि टॉप पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स थे, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अब अमेरिका है उसने ईरान को वार्निंग दी कि उनके सीनियर लीडर्स डेंजर में रहेंगे। अमेरिका ने इजराइल का मर्डर प्लान फेल कर दिया। क्योंकि इसके कुछ रीज़न है, जैसे कि पहली बार डिप्लोमेसी बचानी थी उन्हें। उस वक्त अमेरिका ईरान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी और सीज फायर एफर्ट्स में लगा हुआ था। जब इनके वॉर के बाद सीज फायर हुई है अप्रैल में, अगर फॉरेन मिनिस्टर ही मर जाता तो टॉक्स तुरंत खत्म हो जाते। दूसरी बात यह है कि रीजनल वॉर को रोकना था। अगर ईरान की फॉरेन मिनिस्टर या पार्लियामेंट स्पीकर की मौत हो जाती तो जो ईरान है वो तो डायरेक्टली रिटेलिएट करता ना इनके साथ, वैसे ही इजराइल का काउंटर अटैक होता। पर हिजबुल्लाह और दूसरे जिन्होंने ईरान के जो बैकअप ग्रुप्स थे जिन्होंने ईरान को बैकअप किया था, तो वो भी
बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो पूरा मिडिल ईस्ट जो था वो एक वॉर जोन में बदल जाता, इसलिए एक पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है। अब तीसरा रीजन इसमें ये भी है कि जो अमेरिका है उसके अपने भी तो इंटरेस्ट है ना इसमें, उन्होंने अपने जो तेल के दाम है, ऑयल प्राइसेस है, उनको स्काई रॉकेट बढ़ाने हैं, बिल्कुल ऊपर आसमान तक पहुंचाने हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो बंद खुल गया, पहले बंद था, तो यूएस मिलिट्री बेस अटैक था वो था, और जो पूरी की पूरी इकोनॉमी इनके वॉर से ग्लोबली डिसरप्ट हो गई थी। तो इजराइल ऐसा करना चाह रहा था। इजराइल का मतलब ये है कि अगर टॉप लीडर, इजराइल हमेशा से ही सोचता है कि अगर पूरी की पूरी ऊपर की लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए, या जो भी लोग बहुत अच्छे ऊपर बैठे हैं उनको खत्म कर दिया जाए, तो आगे की जो प्लानिंग है वो हमेशा वीक हो जाती है। ठीक है, तो इजराइल का हमेशा मानना ये है, इजराइल ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करता है जो बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं। तो चाहे ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, बट जो इजराइल है उसका अपना ये मानना है। मानना तो चलिए इसका ठीक है। भी हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी मौजूद हैं। टीपी त्यागी साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना ने गालिबाफ के विमान को सुरक्षा एस्कॉर्ट दिया। क्या इसका मतलब यह है कि ईरान की हवाई सुरक्षा तंत्र को इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने पूरी तरह से पंगु बना दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ईरान की एयरफोर्स में ताकत रही होती तो ऐसा कैसे हो गया कि पहले दिन से युद्ध में पिछले साल जून 2025 में भी और फरवरी 2026 में भी ईरान की एयर स्पेस में कंप्लीट सुपीरियरिटी इजराइल और अमेरिका के पास रही। यानी कि ईरान का एयरफोर्स इनफेक्टिव है, पुराना है, उन्हें डर है, और इसीलिए जब वो पाकिस्तान में आए वार्ता के लिए तो उन्होंने पहले कतर से और पाकिस्तान से, दोनों से इस बात की गारंटी मांगी कि हम सुरक्षित रहेंगे, और ये गारंटी देने के लिए पाकिस्तान ने अपना हवाई जहाज भेजा, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए। मगर जाते टाइम क्या हुआ, जब वो वहां से जा रहे हैं तो उस टाइम वो नहीं था, तो जाते टाइम इन लोगों को, जो इनका पूरा डेलीगेशन था, इन्हें मशहद जो खोमेनी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और पवित्र प्रांत या शहर माना जाता है, वहां पे उतरना पड़ा, और वहां से पूरा डेलीगेशन 8 घंटे पैदल चलकर तेहरान पहुंचा। इस कदर डर है ईरान में। लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है, मेजर मोहम्मद अली शाह से पूछना चाहेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे, कि अमेरिका ने इजराइल को सीधे रोकने की बजाय ईरान को अलर्ट करने के लिए पाकिस्तान और कतर जैसे तीसरे देशों या बिचौलियों का रास्ता क्यों चुना? जी देखिए, सिंपल सी बात है कि ये दो वर्ल्ड लीडर है ईरान के, जो शांति वार्ता, जो पीस, जो शांति एक तरीके से काफी इंस्ट्रूमेंटल है शांति लाने के लिए, जो कि अमेरिका चाहता भी है, और इजराइल जाहिर सी बात है शांति नहीं चाहता है। तो अगर इन दोनों लीडरों को खत्म कर दिया जाए, इजराइल का ये सोच होगा कि अगर इनको खत्म हो जाए कर दें तो हो सकता है वो शांति जो नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान और कतर जैसे तीसरे देशों को बिचौलियों के रास्ते क्यों इस मैसेज को पहुंचाया, डायरेक्ट वर्क को क्यों नहीं कम्युनिकेट किया, या इजराइल को मना कर देता? इसमें आपको नहीं लग रहा कोई कूटनीतिक रणनीति छुपी हुई है? जी मैं कंप्लीट नहीं कहता, आपने इंटरप्ट कर दिया तो आप ही बोल दीजिए। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आवाज तो आ रही है, लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किया था, आपने इंटरप्ट कर दिया तो आप ही बोल दीजिए। मेजर अली शाह, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं उस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ जो सवाल पूछा मैंने। जी नहीं, बुरा तो नहीं लगा, मगर मुझे अगर आपको बात करनी है तो आप देखिए, बात ऐसी है कि नेगोशिएशन के टाइम पे ईरान ने भी सिक्योरिटी मेजर्स लिए थे जब उनके लीडर गालिबाफ अप्रैल में इस्लामाबाद में जाना था जेडी वान से बात करने के लिए, लेकिन ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले ही अपना इस पे आपत्ति जताई थी और उनको वार्न कर दिया था। तो एक 70 मेंबर की डेलीगेशन वो एस्कॉर्ट की गई थी फाइटर जेट्स के अंदर, जो इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद टॉक्स बिल्कुल फेल हो गए थे, बिल्कुल कोई शांति वार्ता की बात नहीं हुई थी,
कुछ वहां पे किस लिए वहां पे वो रखी गई थी। उसी टाइम पे इजराइल ने लेबनान पे हमले कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। ये इस्लामाबाद टॉक्स 1 है, जिसकी पाकिस्तान बहुत शान से बात करता है कि भाई कुछ भी हो, हम फेल हो गए तो क्या हुआ, हमने करा हिस्सा तो लिया। ऐसे वो उनको इतनी ज्यादा उनको बहुत प्राउड फील करता है वो लोग। तो देखिए, इजराइल चाहता है कि शांति ना हो, और इन दोनों लीडरों को खत्म करने से, चाहे खलीबा फोन, चाहे कोई भी है, मतलब बेसिकली दे डोंट वांट, वो चाहते नहीं है कि भाई चलिए, इसके लिए इजराइल ने डॉक्टर मोनिका सूद जी, अमेरिका मैं ने जल्दी से आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या यही कारण है जो मेजर अली मोहम्मद अली शाह जी बता रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई और कारण था पाकिस्तान और कतर जैसे देशों के माध्यम से यह संदेश पहुंचाना? जी देखिए, अब जो अमेरिका है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये सवाल उठता है। अमेरिका जो है वो एक बहुत डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है इस समय। अमेरिका को एक साथ दो ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन्हें अचीव करने हैं। ये तो हमें पता ही है कि अमेरिका किस तरह से काम करता है। तो इजराइल को सपोर्ट भी करना है, और क्योंकि उसका क्लोजेस्ट अलाय है, और ईरान के साथ डायलॉग भी कंटिन्यू करना है ताकि जो मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके टेक्निकल टॉक्स और जो बैक चैनल कॉन्टैक्ट। मोनिका जी, आप बेहद अहम बात बता रही हैं कि सीधे आके वह इजराइल से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। बेहद अहम बात। हम चर्चा कर रहे हैं ईरान के शीर्ष नेताओं की हत्या के प्लान की, जो इजराइल कर रहा था, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया। लेकिन फिर सवाल उठ रहा है कि जिनेवा और दोहा में चल रही मौजूदा शांति वार्ता के पीछे ईरान की असली मजबूरी क्या है? आर्थिक तबाही या अपने परमाणु संपत्तियों को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाना? इसका जवाब लेंगे मोनिका जी से। डॉक्टर मोनिका। हाँ जी, अब ऐसा था कि जो अभी ईरान की जो नेगोशिएशन हो रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं, उसमें जो ईरान है वो भी चाहेगा कि किसी ना किसी फॉर्म में टॉक्स कंटिन्यू ही रहें, लेकिन वो पब्लिक में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते रहेंगे ताकि डोमेस्टिक ऑडियंस को, जो उनका अपना ऑडियंस है ईरान का, उनको लगे कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे हैं। वैसे ही इजराइल और अमेरिका के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, ये एक और चीज दर्शाता है। लोग समझते हैं कि अमेरिका जो चाहे इजराइल वही करता है, लेकिन रियलिटी में दोनों के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हर इशू पर सब सेम नहीं होते। इसलिए इजराइल का देखिए मेन काम था कि ईरान की मिलिट्री को वीक करें या उनके पॉलिटिकल लीडर्स को खत्म करें। तो जो टॉक्स है ईरान की, ईरान ये टॉक्स इसलिए चलने देना चाहेगा क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना उनका एक बैक डोर हमेशा ओपन रहे। ईरान को कंट्रोल करो, लेकिन रीजन को वॉर में मत धकेल दो, ये अमेरिका का फोकस है इस समय। बेहद अहम है, और इसी पे अमेरिका काम कर रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और वायुसेना ने युद्ध विराम के दौरान वीआईपी विमानों को ट्रैक करने और उन्हें उड़ाने का जो अचूक प्लान बनाया था, उसमें सबसे बड़ी तकनीकी चूक कहाँ रह गई? कर्नल टीपी त्यागी जी, जो सूचना मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि सूचना तंत्र था, जो कम्युनिकेशन हो रहा था, उसको डिकोड कर लिया था अमेरिका ने। जी अमेरिका की CIA को भी इजराइल की मोसाद से कम नहीं समझना चाहिए। लिहाजा ये एक्सपेक्ट करना कि अमेरिका ने उसे डिकोड कर लिया था, ये कोई इमेजिनरी बात नहीं होगी, उसने कर लिया होगा। और डिकोड करने के बाद, जैसा बताया दूसरे एबल पैनलिस्ट ने, कि उसने डायरेक्टली इजराइल को इसलिए नहीं कहा कि वो इजराइल से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता था, इसलिए। और फिर वो ईरान और पाकिस्तान और कतर, इनका भी कॉन्फिडेंस जीतना चाहता था कि देखिए, आई एम सो मच कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ इरानियन डेलीगेशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इन एडवांस दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और जो कुछ हुआ वो ऐसा नहीं है कि अभी हुआ, वो तो पुराने समय से आ रहा है। इजराइल इज नोन फॉर दिस थिंग। उसने पिछले साल जून में भी जब अटैक किया था तो IRGC के कमांडर और साइंटिस्ट समेत बहुत लोगों को मार दिया था। इस बार भी जब अटैक हुआ तो खोमेनी और लारीजानी और
40-50 कमांडर को मार दिया, लेकिन अमेरिका के ऊपर उसका विश्वास कम हुआ। त्यागी साहब, इसके पीछे क्या कारण दिख रहे हैं? जैसे इजराइल ने स्वाभाविक दोस्त के तौर पे भारत के साथ दोस्ती कर रहा है, कह रहा है यूरोप से लेकर भारत तक नए गठबंधन बनाने होंगे। इसके मायने क्या हैं, आपसे समझना चाहेंगे कूटनीतिक तौर पे? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। आज की तारीख में जो ऑयल और सिक्योरिटी में गठबंधन था, ऑयल के बदले सिक्योरिटी देना, यही तो था अमेरिका का और मिडिल ईस्ट कंट्रीज का। वो गठबंधन टूट गया, अमेरिका उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाया, तो अमेरिका की इमेज तो यहाँ से कमजोर हुई। ईरान को, जिसको वो 4-5 दिन में खत्म करने की बात कर रहा था, वहाँ इतना लंबा खिंच गया और आज की तारीख में अमेरिका को न केवल इंजरी हुई है बल्कि उसको इंसल्ट भी हुई है। ऐसी स्थिति में अब अगर देखें तो किसके साथ बात करें, तो सामने नेचुरली भारत आता है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को भी ये लग रहा है कि हम अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, ईरान के साथ हम रहना नहीं चाहते क्योंकि ये आतंकी गतिविधि करता है, लिहाजा दे आर लीनिंग टुवर्ड्स भारत। और इजराइल, जिसके साथ दुनिया में कोई नहीं है, उसका भी मित्र भारत ही है, तो इसलिए भारत उभर के आगे आ रहा है। और इजराइल को अमेरिका से अलग हटने के 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये कि इजराइल को मिला क्या युद्ध में, क्या रेजाइम चेंज हो गया? नहीं। अभी क्या मिला है इस पे चर्चा करना जल्दबाजी होगी त्यागी साहब, लेकिन क्या भारत स्वाभाविक दोस्त के तौर पे, एक भरोसेमंद साथी के तौर पर इजराइल का साथ उसी तरह से दे सकता है जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक संधि की है? मेजर अली शाह जी। देखिए, भारत के ताल्लुकात इजराइल से भी हैं, ईरान से भी हैं, तो अगर हम साइड लेंगे भरोसेमंद साथी, हमारा साथी, तो ठीक नहीं है। भारत की रणनीति अभी फिलहाल जो है, मेरे ख्याल से कूटनीति बहुत ही अच्छी जा रही है। हम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। हमारा इजराइल हमारा डिफेंस पार्टनर भी है। ईरान के साथ चाहे चावल पोर्ट हो, चाहे बासमती चावल के एक्सपोर्ट्स हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, तो बेसिकली हमको दोनों की जरूरत है। और अगर हम भरोसेमंद साथी अगर बोले तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमारी दोनों से दोस्ती है। दोनों से दोस्ती है, एक को चुनना बेहद मुश्किल है। डॉक्टर मोनिका सूद जी, यदि अमेरिका कूटनीतिक रूप से इजराइल के हाथ बांध देता है तो इजराइल ईरान के विशाल मिसाइल और ड्रोन भंडार के खतरे से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अब कौन सी कूटनीतिक रणनीति अपनाएगा या सैन्य रणनीति अपनाएगा? देखिए, जो अमेरिका और अगर हम ईरान की बात इस समय करें तो ये दोस्त कभी नहीं बनने वाले। ये डायलॉग हमेशा चलता रहेगा डी एस्केलेशन और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, पर लेकिन दुश्मनी होने के बावजूद भी दोनों को बात तो करनी पड़ेगी, जैसे डायलॉग चल रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक और वार का मतलब है सिर्फ मिसाइल्स नहीं, बल्कि पूरे का पूरा ग्लोबल ऑयल फ्यूल क्राइसिस, जो पूरी शिपिंग डिसरप्ट हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, जैसे कि हो ही रही थी। अभी हमने खुद ये चीज महसूस की है। और इसलिए वॉशिंगटन की स्ट्रैटेजी जो है वो कंटेन करेगी ईरान को, बट कॉर्नर नहीं करेगी कभी भी उसे। और शायद इसी वजह से जो अमेरिका है उसने इस बार डिप्लोमेसी को असैसिनेशन पर ज्यादा ऊपर तरजीह दे दी है। चलिए, अब तक की यानी खुफिया रिपोर्टों और सनसनीखेज खुलासों का एक मुख्य निष्कर्ष यह भी है कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान की नीति को लेकर अभूतपूर्व दरार आ चुकी है। वॉशिंगटन अब किसी भी कीमत पर युद्ध को समाप्त करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। हकीकत में क्या है यह अभी हमें जानने के लिए ट्रंप के एक्ट को देखना होगा। वहीं इजराइल अब भारत जैसे देशों का साथ लेकर अमेरिका का विकल्प तैयार कर रहा है। इस चर्चा में आने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।